के पाठक ने जो पहले जो शेड्यूल तय किया था स्कूलों का, वो ये ठीक है कि शिक्षकों के लिए थोड़ा कठिनाई थी उसमें, मगर छात्रों के लिए वो बेहतर था, क्योंकि उन्होंने 4 बजे के बाद 1 घंटे का समय निर्धारित किया था। हाँ, कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चलेगा, कोचिंग क्लास चलेगा और शिक्षक उसमें पढ़ाएंगे। एक व्यवस्था बनाई जा रही थी कि सुबह में माने जब प्रार्थना हो उसके बाद कुछ योग ध्यान प्राणायाम का और कुछ स्पोर्ट्स का हो जाए, फिर बाद में जो कमज़ोर छात्र हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए अलग से कुछ क्लासेस चलें। ये व्यवस्था टूट गई, माने नहीं कर पाए, लेकिन के पाठक का अंदाज अपना है, वो आगे भी कुछ ऐसे फैसले लेंगे। पाठक जी का एक अच्छा प्रयास था, मगर उसमें व्यवहारिक अप्रोच की कमी थी। इसके चलते ये विवाद खड़ा हुआ और अंत में फिर उनको पुराने ढर्रे पर लौटना पड़ा। उसमें सरकार ने भी 2 टूक कह दिया था कि ये नहीं चलेगा, और जो पहले का टाइम था 10 से 4 वही चलेगा, तो उसी पर फिर पाठक जी लौटे हैं। राजद मुलायमियत से नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करना चाहती है और उनकी छवि जो है वो एक पलटी मार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये उसके पीछे की राजनीति है, और उसी के तहत आज भाई वीरेंद्र ने, जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने विधानसभा से निकलने के दौरान नीतीश कुमार भी आ रहे थे, तो वहाँ उनको कहा कि आप आमंत्रित हैं, उसमें आइए। बिहार में टक्कर 2 ही से है, एक राजद का खेमा है, एक भाजपा का खेमा है, और बाकी दल इसी दोनों के 2 ध्रुवों के बीच गोलबंद होते रहते हैं। और नीतीश कुमार कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, और उसी को और तेज कर रही है राजद अभी इस तरह का निमंत्रण दे करके। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज के तरह आज भी आपके साथ खबरों के पीछे क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ होने वाला है, या फिर क्या कुछ हो चुका है, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक परवीन बागी और मेरे बाएं तरफ रवि रंजन। तो आज की जो मुख्य खबरें हैं उस पर सबसे पहले हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले जो खबरें हैं वो राजनीतिक हल्के से निकल कर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बार फिर से लालू यादव का जो प्रेम है वो फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है, और आगामी जन विश्वास रैली जो महागठबंधन की है उसमें आने के लिए नीतीश कुमार को न्योता मिल गया है। तो दूसरी तरफ फिर राजनीतिक हल्के की अगर बात करें तो लगातार राजनीतिक रूप से जिस तरीके से बिहार में बाहुबली की चर्चा हो रही थी, खास करके बालू को लेकर, तो बालू को लेकर अब मौजूदा एनडीए सरकार, खास करके एनडीए के सहयोगी बीजेपी काफी इस मुद्दे पर जो है मुखर नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ तीसरी जो खबर है वो के पाठक वही हैं जो चर्चा में हमेशा रहते हैं बिहार में, खास करके स्कूल को लेकर, शिक्षक को लेकर। और अगर बात करें फिर तो बिहार में मौजूदा समय में लोकसभा की जो आहट है, सुगबुगाहट है, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी, उन्होंने जिस तरीके से एकला चलो की रणनीति अपनाई है, बिहार में भी 40 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और 5वीं खबर है अति पिछड़ा समाज को लेकर, तेली तमोली को लेकर भी राजनीति अब होने लगी है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत आज होंगे। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी, किस तरीके से देख रहे हैं नीतीश कुमार पर डोरे लगातार फेंके जा रहे हैं? देखिए, ये एक रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब भी तेजस्वी यादव या जदयू के लोग, राजद के लोग, माफ़ करेंगे, राजद के लोग बहुत कटु और तीखे नहीं हुए थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अब भी वो सॉफ्ट ही बोल रहे हैं, कड़ी आलोचना, कठोर शब्दों में आलोचना नहीं कर रहे हैं, और वो एक तरह से कह रहे हैं कि हम अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब हमारे साथ आएंगे, आपने बताया नहीं कि क्यों साथ हमारा छोड़ करके गए। और इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव अपनी जो यात्रा कर रहे हैं बिहार में, उसमें भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। लालू यादव भी कह चुके हैं कि आना चाहें तो आएँ, मगर वो आएंगे तब तो, खुद सवाल भी उस पर किया है उन्होंने। तो ये उसी राजनीतिक जो अभियान चल रहा है कि इसके बहाने राजद मुलायमियत से नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करना चाहती है, और उनकी छवि जो है वो एक पलटी मार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये उसके पीछे की राजनीति है, और उसी के तहत आज भाई वीरेंद्र ने, जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने विधानसभा से निकलने के दौरान नीतीश कुमार भी आ रहे थे, तो वहाँ उनको कहा कि आप
आमंत्रित हैं उसमें आइए। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, मगर जनता में एक अविश्वास पैदा हो जाएगा। जो सहयोगी दल हैं भाजपा और दूसरे लोग, उनके अंदर भी एक अविश्वास पैदा करने की एक कोशिश है। इसका कोई राजनीतिक फलाफल अभी तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो कोई फलाफल नहीं है। आप रवि रंजन जी भी हमारे साथ हैं। बताइए, जिस तरीके से सदन में तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा था कि जिस झंडा को आपने उठाया था उस झंडा को आपका भतीजा पूरे देश में घुमाएगा, अब नीतीश तेजस्वी यादव ने कल ही एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई असल में भाजपा से है और चाचा को तो हम छोड़ देते हैं और माफ़ कर देते हैं। माने भरी सभा में उन्होंने कहा कि चाचा को पर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। लालू प्रसाद यादव इसके पहले बोल चुके हैं कि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, नीतीश कुमार के लिए भी दरवाजे खुले हैं, उन्होंने संकेत दिया है। आज भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में, हालांकि नीतीश कुमार ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारी रैली में शामिल होइए। तो जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे हैं कि ये जो डोरे डालने की कोशिश हो रही है और असल में उनकी छवि खराब करने की है। ये तो पलटू मार है, पलटी मार सकते हैं और लोगों में एक ये होगा कि भाई क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, तो उनकी छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो राजद जो है बार बार ये अटैक कर रहा है। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि चाचा पर हमारा कोई अटैक नहीं है, उनको तो हम माफ़ करते हैं, वो थक चुके हैं, वो थके हुए नेता हैं, वो बराबर कहते रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई भाजपा से है। तो आज जो भाई वीरेंद्र से कहवाया गया, इसके पीछे भी यही है कि नीतीश कुमार को डेमोरलाइज करो, नीतीश कुमार को किसी भी तरह से उनकी छवि को खराब किया जाए। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार को डिमोलाइज करने की कोशिश एक, लेकिन सवाल है जो आप तक हम फिर से पहुंचाएंगे। एक सवाल जरूर बनता है कि आखिर नीतीश कुमार को डैमेज करके लड़ाई सीधे राजद और भाजपा की तरफ करने की कोशिश है, आखिर क्या सीधे टक्कर मोदी से है? बिल्कुल, बिहार में टक्कर दो ही से है, एक राजद का खेमा है, एक भाजपा का खेमा है, और बाकी दल इसी दोनों के दो ध्रुवों के बीच गोलबंद होते रहते हैं। और नीतीश कुमार कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है और उसी को और तेज कर रही है राजद अभी इस तरह का निमंत्रण दे करके। तो मुख्य लड़ाई जो है राजद और भाजपा के बीच ही है, और चुनाव में चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, फैसला इन्हीं दोनों के बीच होता है। बाकी पार्टियां इधर उधर होती रहती हैं, मगर ये दोनों दो ध्रुव हैं बिहार की राजनीति के। बिल्कुल, तो दो ध्रुव हैं राजद और भाजपा, लेकिन कहते हैं ना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। निशाना का सवाल है, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी थी और मौजूदा समय में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वही छोड़ने को लेकर अब सवाल है। जिस तरीके से लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और उसमें बालू को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, खास करके बालू को लेकर, और बालू को लेकर नया नियम भी सरकार लेके आई है। राजद के विधायक किरण देवी, उन पर कार्रवाई हुई, आखिर नया नियम क्या, पीछे मंशा क्या है? मंशा यही है कि बालू माफिया पर शिकंजा कसा जाए, और बालू माफिया सिर्फ बालू की चोरी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंसा भी कर रहे हैं। जो टीमें जाती हैं, पुलिस की टीम छापेमारी करने, उन पर हमला भी करते हैं, उसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल भी हुए। मगर ये इतना आसान नहीं है कि सरकार विधानसभा में घोषणा कर दे और बालू की तस्करी या बालू का अवैध कारोबार रुक जाए। शराबबंदी का उदाहरण हमारे सामने है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार नहीं रोक सकी। बालू का भी मुझे लगता है कि वैसा ही होगा, तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग सकेगा, क्योंकि अब तक सरकार कोशिश करती रही है और उसका कोई नतीजा सामने नहीं दिखता है। इसमें असल बात यह है कि बालू माफिया जो हैं वो राजनीतिक दलों के फाइनेंसर भी हैं, उसमें ज़्यादातर फाइनेंसर हैं वो राजद के हैं, राजद समर्थक लोग हैं, वही है। हाँ, तो इसलिए सरकार चाहती है कि उनका वो जो स्रोत है आय का, पार्टी का, राजद का, उस पर आघात किया जाए, उसको बंद किया जाए। मगर वो एनडीए के साथ भी उसमें से बहुत माफिया जुड़े हुए हैं, इधर भी फाइनेंस करते हैं वो तो। और इतनी ताकतवर उनकी लॉबी हो गई है कि कई विधायक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, कई विधायक उस कारोबार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत कठिन है और सरकार के पास उतनी इच्छा शक्ति नहीं है जो उस पर काबू पा सके। बिल्कुल, इच्छा शक्ति की बात है, लेकिन हमारे साथ रवि रंजन जी भी हैं। पीला सोना की बात होती है, लगातार चर्चाएं, जैसा कि सर ने कहा फंडिंग का सवाल है कि पीला सोना का कारोबार
किसको पसंद नहीं है वर्चस्व के साथ? नहीं, ये तो बिहार सरकार के लिए माने आय का भी एक बड़ा स्रोत है जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस तरह से बालू नीति माने बिहार में कोई स्पष्ट बालू नीति नहीं है, माने खनन नीति उसको कह सकते हैं, जहाँ नदियों में तरह वो जो खनन हो रहा है, खास करके कोइलवर में, और सोन नदी में खनन को लेकर, गंगा नदी में उसी तरह से, उधर पुनपुन नदी में खनन हो रहा है, बांका के उधर नदियों में उसी तरह से खनन हो रहा है। और जिस तरह से ये खनन हो रहा है इसमें गुंडागर्दी के साथ, माने बाहुबल के साथ। अभी जो किरण देवी हैं उनके पति जो संदेश से विधायक रहे थे और बाद में केस होने पर वो विधायक से हारे तो फिर उनकी अपनी पत्नी को वहाँ से विधायक बनाया। उन्होंने वहाँ पर आलीशान बंगला बना रखा है, माने किला जैसा बनाया है, और उन पर कार्रवाई हो रही है। असल में जैसा कि बागी जी कह रहे थे कि राजद का जो फंड का स्रोत जो है, उसकी फंडिंग का स्रोत है, उस पर अटैक करो। भाजपा का वो है कि उस पर अटैक करो और वो तोड़ दो कि कमज़ोर हो जाए। लेकिन बालू माफिया जिस तरह से मन बढ़ू जिसको कहते हैं वो हो गए हैं, पुलिस पर अटैक करना, पुलिस अधिकारियों की हत्या कर देना, ये तमाम चीज़ें बिहार में हो रही हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम ने सदन में जो बातें कही हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो संजीदा हैं इसको लेकर कि बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार कोई स्पष्ट नीति लाए, कोई कानून बनाए, कोई नई बात हो तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर, माने बड़े अधिकारियों पर भी वो अटैक करते हैं, और यहाँ तक कि कई दरोगा स्तर के उसको उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये एक मुश्किल है सरकार के लिए। लेकिन सरकार ने आज उसमें अपनी जो दिखाई है संजीदगी, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसमें कुछ अच्छा करेगी। सरकार की संजीदगी के साथ साथ ये भी सवाल है कि हजारों लाखों परिवार का रोजगार जुड़ा होता है बालू से लेकर, और दूसरी तरफ फिर देखें तो प्राकृतिक रूप से एनजीटी का भी कई बार फरमान आ चुका है कि सोन नद को लगातार खाली किया जा रहा है, प्राकृतिक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो सरकार की जो नियमावली उसके पीछे जो लाखों परिवार जी रहे हैं उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, वो एक तो रोजगार है उसमें, बालू खनन से लेके माने नाविक हैं उसमें लगे हुए, नदियों में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर लगे रहते हैं इसमें, फिर ट्रक वाले हैं, उसके साथ के लोग हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन क्या इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नदियों का खनन होते रहेगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है? नदियों में जो पुल बने हैं, पुल के पास जो उसके पायों के पास जो खनन हो रहे हैं, उनको पुलों को खतरा है। और ख़ास तौर पे छपरा और कोइलवर, ये जो दो पुल बने हैं गंगा पर और एक सोन पर, इन दोनों पुलों पर खतरा है। बालू माफिया रात भर, माने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पुल पर जितने अट सकते हैं उतने अटे हुए हैं, और जाम की स्थिति बनी हुई है। और पुल को जैसा कि इंजीनियर कह रहे हैं कि इस तरह से बालू खड़ा रहेगा, ट्रक तो है, पुल को भी खतरा है। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और रोजगार के अवसर तो माने उसके दूसरे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को जान जोखिम में डाल के नदियों में घुस के बालू ही निकाला वही रोजगार का एक अवसर है। अगर सरकार को इससे इसको चैनलाइज कर देता है तो उससे जो राजस्व मिलेगा उससे और भी दूसरे काम किए जा सकते हैं, उनको काम दिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, रोजगार पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अवैध धंधा हो रहा है उस पर रोक लगाने की बात हो रही है। जो लोग परमिट लेकर के और लीगल तरीके से बालू का कारोबार कर रहे हैं, बालू नदियों से निकाल रहे हैं, वो करेंगे, उन पर तो कोई बंदिश लगेगी नहीं। मगर जैसे परमिट लिया कुछ क्षेत्र का और बहुत बड़े क्षेत्र में वो बालू की खुदाई कर रहे हैं, दूसरे इलाके से बालू ले जा रहे हैं, परमिट है कहीं का, खुदाई हो रही है कहीं, तो एनजीटी ने कई बार सवाल उठाया। हाँ, तो इस पर रोक लगेगी। बिल्कुल। तो अवैध खनन के खिलाफ भी सरकार का एक्शन है, उस पर कार्रवाई करने की तैयारी है। लेकिन अब जो सवाल है शिक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल है। बिहार में शिक्षा को लेकर पिछले 6-7 महीना से लगातार चर्चाएं हो रही, खास करके बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर और नियुक्ति को लेकर। जिस तरीके से नौकरी बांटा गया, पूरे देश में चर्चा हुई है, और चर्चा के बीच में एक अधिकारी की भी चर्चा है, के पाठक का। लेकिन के पाठक अब शायद नर्म पड़ गए हैं, ढीले हो गए हैं, या कहें कि अथक प्रयास करने के बाद वो भी अब सिस्टम में सामंजस्य की स्थिति में आ गए हैं। के पाठक को कैसे देखते हैं, समय का टाइम टेबल जो परिवर्तन किया है? के पाठक ने जो पहले जो शेड्यूल तय किया था स्कूलों का, वो ये ठीक है कि शिक्षकों के लिए थोड़ा कठिनाई थी उसमें, मगर छात्रों के लिए वो बेहतर था।
क्योंकि उन्होंने 4 बजे के बाद 1 घंटे का समय निर्धारित किया मिशन था। लक्ष्य। हाँ, कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चलेगा, कोचिंग क्लास चलेगा और शिक्षक उसमें पढ़ाएंगे। तो ये छात्रों के हक में तो अच्छा था, मगर शिक्षकों के लिए कठिनाई ये थी कि सुबह 9 बजे आना है, यानी 8 बजे आपको घर से निकल जाना है। 8 बजे निकलिए और फिर 7 बजे 8 बजे आइए, यानी 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो ये इसमें कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये पाठक जी को करना था और उसमें वो तालमेल नहीं बिठा पाए। तो अंततोगत्वा इससे घाटा कमज़ोर छात्रों का होगा, जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं उनको जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो पाठक जी का एक अच्छा प्रयास था, मगर उसमें व्यवहारिक अप्रोच की कमी थी। इसके चलते ये विवाद खड़ा हुआ और अंत में फिर उनको पुराने ढर्रे पर लौटना पड़ा। उसमें सरकार ने भी 2 टूक कह दिया था कि ये नहीं चलेगा और जो पहले का टाइम था 10 से 4 वही चलेगा। तो उसी पर फिर पाठक जी लौटे हैं। बिल्कुल। तो रवि रंजन जी, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में के पाठक अब हार मान गए हैं, या फिर जो लगातार उनका स्टाइल था काम करने का, क्या यस मैन अब जो है यस मैन अब नो मैन में बदल गए? नहीं, के पाठक के तेवर को हर कोई जानता है और वो उनके अपने काम करने का अपना अंदाज है। के पाठक को इस मसले में जो इसकी ये पॉलिटिकल मसला हो गया था, मैंने सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर थे कि मैंने कोई भी शिक्षकों का इसका विरोध करना नहीं चाहता। मैंने शिक्षक चाहते हैं कि हम 9 बजे नहीं जाएं, हम 10 बजे ही जाएं, आज छुट्टी होते ही तुरंत निकल जाएं। एक व्यवस्था बनाई जा रही थी कि सुबह में माने जब प्रार्थना हो उसके बाद कुछ योग ध्यान प्राणायाम का और कुछ स्पोर्ट्स का हो जाए, फिर बाद में जो कमज़ोर छात्र हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए अलग से कुछ क्लासेस चलें। ये व्यवस्था टूट गई, मैंने नहीं कर पाए। लेकिन के पाठक का अंदाज़ अपना है, वो आगे भी कुछ ऐसे फैसले लेंगे। लेकिन ये चूँकि वो विवाद में आ गए थे और विवाद का ये इसकी परिणति यही हुई कि उनको अपने फैसलों पर पीछे हटना पड़ा है। ये नीतीश कुमार चूँकि इसमें सीधे सीधे उन्होंने इंटरफेयर किया था और वो कहा था कि हम जल्दी ही ये करवा देंगे, और अधिकारी ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा था। तो नीतीश कुमार की बात मानी गई, मुख्यमंत्री की बात रखी गई और उनकी बात सुनी गई। के पाठक ने ये चिट्ठी जारी कर दी है। लेकिन के पाठक और कोई बहुत बड़ी ढिलाई करेंगे पॉलिटिकल उससे हमको नहीं लगता है कि वो करने वाले हैं। बिल्कुल, के पाठक और ढिलाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये उम्मीद नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल अब भी जरूर बन रहा है कि नीतीश कुमार ने भरे सदन में कहा था कि स्कूल 10 से 4 ही चलेंगे। आज ही अभी बुलाकर हम पूछते हैं, लेकिन लेटर जारी होने में इतना देरी क्यों हुआ? सदन यानी विधान परिषद और विधानसभा में लगातार चर्चाएं हो रही थी। आखिर के पाठक इतना देर से ये फरमान क्यों जारी किए? क्या नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया? विपक्ष जो आरोप लगा रहा, थक गए हैं, कमजोर साबित हो रहे हैं? नहीं, ये लागू तो हो गया था, आदेश आज जारी हुआ, मगर ये 10 से 4 वाला हमको लगता है कि पिछले हफ्ते ही लागू हो गया था। ये बिल्कुल लागू हो गया। विपक्ष तो लगातार बोला लेटर जारी ही नहीं हो रहा है, यानी लेटर जारी नहीं हो रहा था। लेटर जारी होने में ज़रूर देर हुई, मगर उसकी प्रक्रिया होती है, सरकारी कामकाज की एक प्रक्रिया है कि नीचे से फाइल बढ़ता हुआ ऊपर जाता है, तब उस पर दस्तखत होता है, फाइनल सूचना जारी होती है। उसमें समय लग गया, मगर ये 10 से 4 वाला सिस्टम लागू हो गया था पहले। बिल्कुल, तो 10 से 4 वाला सिस्टम लागू हो गया है फिर से। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। और क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल है, यह भी आपको हम बताते चलें कि पीएम मोदी का बिहार में दौरा है। लेकिन उससे पहले मायावती ने लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में 40 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और बक्सर लोकसभा से अनिल कुमार को प्रत्याशी के रूप में घोषित भी कर दिया गया है। तो पीएम मोदी के रैली से पहले एक तरफ विपक्ष में टूट की भी खबरें जिस तरीके से आई है, खास करके राजद और कांग्रेस के विधायक ने भाजपा का दामन थामा है, उसके बाद जो है अब बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो लगातार अपडेट राजनीतिक, चाहे कोई भी क्षेत्र हो या फिर शिक्षा से संबंधित या कोई भी हलचल बिहार में हो रही है, हम आपको पीछे की खबरें बता रहे हैं। कारण क्या रहा है, क्या हो सकता है, हम आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं। दूसरी खबर के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।